समर्थ मल्टीमीडिया प्रोडक्शंस के स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री क्षितिज गुरुरानी। क्षितिज जी पिछले 30 वर्षों से रसिया की राजधानी मॉस्को में रह रहे हैं और अभी लखनऊ आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में रसिया में कैसा, मतलब वहाँ का कैसा इन्वायरमेंट, कैसा वहाँ का सारा सिस्टम है और उनको इंडिया में वापस आकर के कैसा लगता है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर बताइए कि आखिर में जैसा कि आप इतने विगत वर्षों से आप रसिया में रह रहे हैं, वहाँ से और यहाँ में आपको कैसे कैसे चेंजेस नज़र आते हैं, कैसा कैसा लगता है? आप अपने बारे में थोड़ा सा ये भी इंट्रो दे दीजिए कि आखिर में वहाँ आप कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं सर। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब भारतवर्ष आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। गुड। एक तो यहाँ का मौसम ही इतना अच्छा है जो अपने आप में ही इतना अच्छा है कि आदमी को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल। तो जैसे ही हमारा प्लेन दिल्ली में लैंड किया तो 5-10 मिनट तो जो जब तक टैक्सिंग होती है, जब तक हम लोग बाहर निकलते हैं, तो पहले तो हमको जो है जो होता है ना शरीर में जो गर्मी का एक सुख मिलता है। बिल्कुल। क्योंकि मॉस्को में जो है आपका 6 महीने हमेशा ठंड रहती है। अभी भी जो मॉस्को का टेम्परेचर मॉस्को चले तो -6 था। तो -6 से +30 तो अपने आप में ही एक बड़ा वो है। बिल्कुल। उसके बाद जब आप दिल्ली आते हैं, दिल्ली से उसका लखनऊ आना होता है, तो लखनऊ में यहाँ सब परिवार वालों से भेंट होती है, तो एक सुखद अनुभव प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में काफ़ी तनाव चल रहा है और साल भर तो हो ही गए युद्ध होते हुए। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो युद्ध की बात है हम थोड़ा बाद में करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं पिछले 30 सालों से रशिया में रह रहा हूँ, तो एक तरफ से ये मान के चलिए कि जो रशिया जो देश है उसका जन्म हमारे सामने हुआ है। हो, हाँ, क्या बात है। क्योंकि मैं सोवियत संघ पढ़ने के लिए गया था। वो था आपका 1989 में एक पहले रशिया और इंडिया के बीच में सांस्कृतिक समझौता था। इसकस के थ्रू, इसकस एक सोसाइटी का नाम था जो यहाँ से स्टूडेंट्स भेजा करती थी रशिया में सोवियत संघ में पढ़ने के लिए। तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत ही मुझे रूस जाने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। चाहे उस समय मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं जर्मनी जा सकता था या फिर रूस जा सकता था। हाँ। लेकिन उसमें भी हमारे मन में और एक रूस का एक बड़ा ही एक वो जज्बा था कि रूस जाना है। तो मतलब जर्मनी के बजाय हम रूस चले गए। रूस सेलेक्ट किया। हाँ जी। हाँ। तो उसके बाद रूस पहले जो सोवियत संघ था वो 15 जो जैसे हम लोग के जो स्टेट्स हैं उससे कि वहाँ जो रिपब्लिक्स बोलते हैं उनको मिला के सोवियत संघ बनता। तो हमारा जो वहाँ मैं मॉस्को गया, मॉस्को से फिर मुझे ताशकंद भेजा गया। तो ताशकंद में जो बेसिक स्टडीज जो मैंने अपनी पूरी की वो मैंने ताशकंद में की है। अच्छा। और ताशकंद से भी जो हिंदुस्तान का जो एक रिश्ता है बहुत पुराना है। लाल बहादुर शास्त्री जी की जो डेथ हुई वो हुई थी ताशकंद में हुई। हाँ, ताशकंद समझौता जब होने गया था तो उस समय उनका दुर्भाग्यवश उनका वहाँ निधन हो गया। लेकिन जो ताशकंद के लोग हैं या रूस के लोग हैं, उनको हिंदी सिनेमा से बहुत ही प्रभावित है। तो जो ये उसमें ये है कि उसका एक जनरेशन नहीं, जो पुरानी जनरेशन है उनको राज कपूर जी और राज कपूर की पिक्चरें बड़े अच्छी लगती हैं। अच्छा। और जो हमारे टाइम की जनरेशन थी उनको लगती है मिठुन चक्रवर्ती की फिल्म अच्छी। हाँ। तो जब हम तो स्टूडेंट के उससे गए थे तो वो लोग पूछते थे, जब भी हमें कोई इंडियन को देखते तो बोलते जिमी। तो हमको बोलते हाँ भाई हम ही जिमी हैं, या जिमी हमारे पड़ोस में रहता है। तो उस समय मतलब मिठुन चक्रवर्ती की फिल्में बहुत ही पॉपुलर थी और सुपरहिट थी। अभी जो वर्तमान जो फेज़ है इसमें जो है शाहरुख खान जी की फिल्में बड़ी ही फेमस मानी मतलब हैं वहाँ पे। शाहरुख खान, सलमान खान, इन सबको जानते हैं। मतलब अगर आप किसी से भी पूछे तो वो आपका पहले तो ये था कि जैसे आप टैक्सी में जा रहे हैं तो टैक्सी वाला जी को जब पता चलता है कि वो आप इंडिया से हो तो कोई ना कोई धुन सुना देता है, इच्चिक दाना बिच्चिक दाना, इस तरह के मतलब, या 420 के कोई गाने मतलब। तो मतलब ये काफ़ी मतलब लोगों का जो है भारत के प्रति एक प्रेम आज से ही नहीं बहुत सदियों से रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हो गया हमारा जो कल्चरल प्रेम है। इसके बारे में हम फिर बाद में और आपको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये कि जो पॉलिटिकली आप देख के चलें तो जो भारत और सोवियत संघ ये तो एक सदियों से मित्रता है इनकी। तो ये नहीं कि आज का हमारा दोस्ताना आज का नहीं है, सदियों से दोस्ताना है। बिल्कुल। और जो सोवियत संघ जो है वो भारत के साथ हमेशा एक पहाड़ दीवार की तरह बन के खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको याद हो जो 1971 का जो युद्ध था, जंग था, वो भारत जो जीता एक तरफ से मान के चलिए कि
सोवियत संघ की सहायता की वजह से बिल्कुल, जीता। बिल्कुल, बिल्कुल। ये नहीं था कि उनके सैनिक लड़े थे, लेकिन जो सोवियत संघ की जो पनडुब्बी जो बीच में अमेरिका और जो लंदन जो यूके की जो पनडुब्बी वहाँ से चल रही थी, उसके बीच में आके जो उसने अपना रुख दिखाया, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनको जो है वापस होना पड़ा। तो इस वजह से भारत को जो है वो उस युद्ध में जीतने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सोवियत संघ ने निभाई, जो हम बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये कहा जाता है कि इनकी मित्रता तो बहुत पुरानी है, ये जाहिर सी बात है, बहुत पुरानी है। जी। अब इसमें जो है कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, जैसे अभी यूक्रेन और रसिया का जी। लड़ाई चल रही है। जी, जी, जी। अभी समाप्ति के कगार पर तो नहीं ही कह सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीच-बीच में व्लादिमीर पुतिन जी हैं, वो एक विश्व युद्ध के बारे में मतलब ललकार दे रहे हैं, मतलब क्योंकि वो परमाणु जो है कुछ बम या इन सब चीज़ों की धमकी दे रहे हैं। तो ऐसा आपको क्या लगता है वहाँ के जनजीवन पर मतलब कैसा प्रभाव पड़ा है इसको लेकर के? अब क्या है ना, देखिए, व्लादिमीर पुतिन जी रशियन में बोलते हैं, और जो वेस्टर्न मीडिया दिखाता है या जो इंडियन मीडिया दिखाता है, वो केवल एक छोटा सा उनका जो आधे घंटे का इंटरव्यू होता है, उसका वो 2-3 मिनट की जो बातें वो करते हैं वही प्रोजेक्ट करता है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि रशिया ने कभी नहीं बोला है कि हम लोग जो है परमाणु युद्ध शुरू करेंगे। रशिया ने ये बोला है कि अगर जरूरत पड़े तो हम अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसमें परमाणु बम का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करेंगे। ये पुतिन जी ने हर इंटरव्यू में कहा है। अगर आप उनका इंटरव्यू कोई भी पढ़ें, अभी उनका लेटेस्ट इंटरव्यू था अमेरिकन जर्नलिस्ट जो पहले CNN में काम करते थे, कार्लस टक्सन करके, काफ़ी प्रसिद्ध एक पत्रकार हैं, उनका काफ़ी बड़ा इंटरव्यू रहा। तो अगर आपको इस बारे में जानना है कि पुतिन क्या सोचते हैं, उनके क्या, उसके लिए भी बहुत सारी क्या विचार है, तो अगर वो कोई भी उस इंटरव्यू को अगर ठीक तरह से पढ़ेगा, ठीक तरह से समझेगा, तो वो समझ जाएगा कि ये जो विश्व युद्ध की बात चल रही है, ये केवल एक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा इसलिए है क्योंकि जो नेटो वाले हैं या जो वेस्टर्न लाइज हैं, वो अपनी देशों में सपोर्ट खो रहे हैं। वो अपने देशों में सपोर्ट खो रहे हैं, तो अपनी जनता को एक तरह से गुमराह तो नहीं कहूँगा, एक तरफ से उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए या उनकी सिंपैथी के लिए ये बोलते हैं कि पुतिन जी जो है परमाणु युद्ध करने वाले हैं, ये सब करने वाले हैं। ऐसा इस तरह से कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में पुतिन की छवि कैसी है, और आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में, आपको क्या समझ में पड़ता है? देखिए, हमारी नज़र में तो पुतिन जी जो हैं एक बहुत ही काबिलियत लीडर हैं। उन्होंने जो रूस की जो एक खोई हुई जो क्षमता थी, उसको उन्होंने उभारा है। पहले जब हम तो, क्योंकि जैसे आपको बताया कि हम 30 साल से हैं, तो जो रूस का जन्म ही हमारे सामने हुआ था। जब ये सोवियत यूनियन का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ पेरेस्ट्रोइका के बाद, रूस बड़ी कठिन दौर से गुजर रहा था, तो जिसका फ़ायदा पूरा वेस्टर्न कंट्रीज़ ने पूरा उसका फ़ायदा उठाया। रूस की जो एक इमेज थी, इवन जो हमारे कभी मम्मी पापा भी बोला करते थे, यार तुम लोग जा रहे हो भिखमंगे देश में जा रहे हो, वहाँ कुछ नहीं है, ऐसा है करके। तो उस समय जो था कि जो दिक्कतें थी, लेकिन अभी जो है, अभी का रूस जिसको बोले हमारा पुतिन का रूस जो है, वो एकदम दूसरा रूस है। अगर आप वहाँ आके देखें तो ऐसा नहीं कि जो खाने की चीज़ों की डिफिसिट है या किसी भी सामान की डिफिसिट है। रशिया में इतने प्रतिबंध लगे हैं, इसके बावजूद भी रशिया जो है, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, वो वेस्टर्न कंट्रीज से कहीं ज़्यादा अच्छी है। तो जो इन सैंक्शंस का फ़ायदा रूस को क्या हुआ, पहले रशियन मेंटालिटी ये थी कि हमारे पास तेल है, हमारे पास गैस है, तो हम तेल गैस बेच के कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन जब सैंक्शन लगने शुरू हुए, तो उसमें रशियन गवर्नमेंट है जो उन्होंने एक नई नीति अपनाई। उन्होंने, जैसे इंडिया में चल रहा है मेक इन इंडिया का काफ़ी जोर शोर है, तो जिसका मोदी जी के इस प्रोग्राम की, मेक इन इंडिया की, पुतिन जी ने काफ़ी बार पब्लिक में सराहना की है कि देखो इंडिया में मोदी जी ने मेक इन प्रोग्राम किया है, इस वजह से इंडिया कितनी अच्छी प्रगति कर रहा है। इस तरह से रशिया में भी मेक इन रशिया जो प्रोग्राम है बहुत अच्छी तरह चल रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो रशिया जो पहले इंपोर्ट करता था, खाद्य सामग्री हो गई, आपके फल फूल हो गए, अब जो है रशिया जो है इसका उत्पादन करता है। तो अभी जो रशिया है, जिसको बोलें सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है, वो जैसे वहाँ गेहूँ हो गया, इन सब चीज़ों में वो सबसे आगे है। इसके अलावा फल फूल का भी है,
तो जैसे पहले रशिया में तो जैसे 6 महीने आपको बताया कि हमेशा ठंड रहती है, उसके बावजूद भी अब जो रशियंस जो हैं अभी जो ये फल फूल के अलावा जो फूलें हैं इनका भी अभी जो है लोकल प्रोडक्शन करने लगे हैं। तो आपको जो है जो ये रशिया पे सैंक्शंस लगे हैं इसकी आपको जरा भी महसूस नहीं होती है, लेकिन हाँ ज़रूर है कि थोड़ी महंगाई बढ़ गई है, इसका ज़रूर इफेक्ट हुआ है। एक क्वेश्चन और है हमारे जैसे जो मतलब बहुत सारे नवयुवक हैं, उनके मन में रूस के प्रति एक अलग ही आकर्षण रहता है कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ बहुत सारी मतलब मेरी कमाई होगी, बहुत सारे उसमें जाऊँगा, और काफ़ी वो जो है उसके शिकार हो जाते हैं। आपकी नज़र से वहाँ पर भारतीयों के लिए क्या सिस्टम है? जैसे यहाँ से जाते हैं किसी हेल्पर के लिए, किसी चीज़ के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि पहले हम लोग थोड़ा बात कर लें भारत में जो लोग वहाँ रह रहे हैं। अभी तो खैर जैसे मैं 30 साल से वहाँ रह रहा हूँ, नेचुरली कि वहाँ पे उतने लोग नहीं रहते हैं जितने आपके यूरोप में हैं या यूके में है या यूएस या कनाडा में है। बिल्कुल। भारतीयों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, कम जनता है, लेकिन जो लोग रहते हैं वो काफ़ी ही संगठित होकर रहते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये कि जो इंडियन सोसाइटी है वो काफ़ी अच्छी तरह बंधी हुई है, और इसका जो मेन कारण है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जैसे मार्च में अभी होली यहाँ पे हम मनाई है, तो इस तरह से अभी मार्च में चाहे वहाँ पे बर्फ़ अभी भी होगी, है अभी भी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी अप्रैल में होली है, उसके बाद मई में होली है, और उसके बाद साल में जो है 5-6 बार होली का त्यौहार मनाया जाता है। 5-6 बार? 5-6 बार। हम तो यहाँ पे एक बार मनाते हैं, वहाँ पे 5-6 बार होली का त्यौहार मनाया जाता है। क्या बात है। और होली का त्यौहार जो है इंडियन से ज़्यादा जो है लोकल रशियन ज़्यादा उसको मनाते हैं। गुड। हाँ बिल्कुल, रंगों की होली होती है और वही अबीर गुलाल करके बड़ा ही अच्छा लगता है। और लोगों को मालूम है कि भैया इस तरह के प्रोग्राम में जाएंगे तो हमारे कपड़े बड़े गंदे हो जाएंगे, तो लोग भी अभी प्रिपेयर्ड होके आते हैं अपने, जैसे हम लोग के वहाँ होली में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, तो इससे वो भी कोशिश करते हैं कि सफ़ेद इस तरह के कपड़े पहने कि वो भी लगें कि। तो अभी जो हम लोग का जो स्टार्ट होता है, जैसे होली से स्टार्ट हो गया, उसके बाद गर्मियों में दूसरे किस्म के प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जैसे बहुत सारी एसोसिएशंस हैं कि जैसे यहाँ के अलग अलग प्रांत हैं, तो हर एक प्रांत का अपना एक एसोसिएशन है। तो हर एक प्रांत जो है कोशिश करता है कि वो कोई कल्चर एक्टिविटी करे। पहले तो ये था, कोविड से पहले तो इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हुआ करती थी, और हम लोग जो है यहाँ से जो हम लोग के जो प्रसिद्ध गायकार हैं, संगीतकार हैं, उनको निमंत्रण देते थे। तो जैसे सोनू निगम जी आए हैं, उसके बाद मीका सिंह जी आए हैं, उसके बाद इवन बालासुब्रमण्यम जी भी आए हैं। तो जो हर जो प्रांत वाला होता है तो वो उनको इनवाइट करता है। उसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ के अलावा अपने स्टेट का जो खान पान होता है वो उस तरह के व्यंजन दिए जाते हैं। तो मैं जो हूँ मॉस्को में रह के मुझे मालूम है कि भैया गुजराती व्यंजन क्या है, पंजाबी व्यंजन क्या है, आपके तमिलों के व्यंजन क्या हैं, आपके केरला के व्यंजन क्या हैं, इवन जो छोटे छोटे प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस तरह के उनके भी प्रतिनिधि वहाँ हैं, और वो भी अपने जो है वहाँ के कलाकारों को बुलाते हैं। और इसके अलावा जो है हिंदी कवि सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है। अरे क्या तो काफ़ी बड़े बड़े कवि भी आए थे। और उसके अलावा जो बड़े पैमाने में जो एक इंडिया को जो प्रतिनिधित्व करता है, इंडिया डे नाम का एक प्रोग्राम होता है जो 3 दिन तक चलता है। ये हमारा जो गणतंत्र दिवस है उसके अवसर में बनता है। तो उसमें 3 दिन में जितने भी जो इंडियंस जो कंपनीज हैं या जो इंडियन बिजनेसमैन वगैरह हैं, छोटे बड़े सब जो है अपना स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं और अपनी चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं। और लोकल्स जो हैं आते हैं। उसमें यह है कि चाहे रशिया की पॉपुलेशन कम है, मॉस्को भी कम है इंडिया के अपेक्षा, लेकिन फिर भी जो पार्टिसिपेशन होता है बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है। अच्छा। मतलब उसमें जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो लोग बोलते हैं 150-2 मिलियन लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि मॉस्को की जो जनसंख्या होगी 15-20 मिलियन के आसपास है, उसके बावजूद भी इतने लोग आते हैं। तो इसमें मतलब एक्टिविटीज़ होती है, उसमें दिखाया जाता है कि इंडिया में शादी किस तरह से होती है। रशियंस लोग जो है एज पर इंडियन ट्रेडिशन जो है वहाँ शादी करते हैं। क्या बात है। हाँ बिल्कुल, वही फेरे लगते हैं और उसके बाद बारात भी जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बारात जाती है, फेरे लगते हैं, बाराती जाते हैं। उसके बाद जो जिस तरह से होता है मतलब जो इंडिया में होता है उसका एक शॉर्ट एक आपको वहाँ पे एक देखने को मिलेगा। क्या बात है। तो मोदी जी का जो है मिलेट का प्रोग्राम है, उसके बारे में भी वहाँ पे अलग से मिलेट के स्टॉल लगते हैं। तो उसमें जो मिलेट का कंपटीशन होता है, इंडियन लेडीज जो है मतलब मिलेट के तरह तरह के व्यंजन बनाती हैं। तो उसके बाद जो जजेस वगैरह तो वो डिक्लेयर करते हैं कौन फर्स्ट है कौन है। तो मतलब
जो भी प्रोग्राम जो आपके जो इंडिया के चलते हैं वो वहाँ पे किसी न किसी तौर पर चल रहे हैं। जैसे अभी मोदी जी का एक नया प्रोग्राम आया है, चलो इंडिया, चलो इंडिया 2024। तो इसमें ये हमको जो संदेश मिला है कि आपको अपने एक दोस्त को या अपने कलीग को अपने साथ या किस तरह से उसको प्रोत्साहित करना है कि वो इंडिया जाए ताकि वो इंडिया के कल्चर से वाकिफ हो। तो मतलब इस तरह के मतलब काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जो हम इंडिया जो वहाँ रहते हैं, हमें ये नहीं लगता कि हम अपने देश से बाहर हैं। हाँ, हमें तो ये लगता है कि जो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनसे ज़्यादा हमें अपने कल्चर के बारे में मालूम है। हाँ, मतलब आप लोग कुछ ज़्यादा ही डेडिकेटेड हैं उसके लिए। कुछ ज़्यादा डेडिकेटेड है और हम लोग को थोड़ा एक मौका मिलता है गुड कि मतलब हर एक प्रांत का वो देखने का, ये सब देखने का मतलब। इसके अलावा काफ़ी संस्थाएं हैं, जैसे आपका इस्कॉन का है, वो भी काफ़ी हर शनिवार को मैं खुद जो है मंदिर जाता हूँ, वहाँ पे भजन करते हैं। इस तरह से है, इस तरह से गुरुद्वारा भी है वहाँ पे, इस तरह से है। इवन जो हम लोग तो संडे को मतलब ये है कि एक अपने, फिर से मैं एक बार समझा दूँ, मतलब अपने जो जड़ों से जुड़े रहने के लिए हम लोग का वहाँ पे शाखा भी लगती है। गुड। शाखा भी लगती है जिसमें हम लोग मतलब लोगों को निमंत्रित करते हैं कि आप आइए, अपने से जड़ों से जुड़े रहिए, अपने जो आपका जो संस्कृति है उसके बारे में जानिए, अपने कल्चर के बारे में जानिए। ये सब चीज़ें भी काफ़ी होती हैं। गुड। आप भारत आए और आपने जो है मतलब आप यहाँ पर आए, आपके मन में राम मंदिर के लिए जो है लालसा रही होगी। आप राम मंदिर गए देखने? हाँ, अरे तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि भारत आया। मेरा कोई प्लान नहीं था राम मंदिर जाने का, लेकिन सौभाग्यवश क्या नाम है, हमारे जो भांजे हैं उनका जन्मदिन था होली के एक दिन बाद। तो उसने कहा मैं अपना जन्मदिन जो है अयोध्या जी में मनाऊंगा। गुड। तो मैं कहा भैया मुझे भी ले चलना अपने साथ। तो उसके साथ हम भी चले गए वहाँ, और वहाँ देखा तो मतलब ये है कि एक ऐसा फीलिंग महसूस हुआ कि आप कहाँ आ गए हैं। क्या बात है। पहले हम लोग का कुछ प्लान नहीं था, हमें मालूम नहीं था कि वहाँ पे क्या नाम है जो ये होली और का भी वहाँ पे कुछ आयोजन है। तो जो 500 साल बाद जो अयोध्या जी में जो होली हुई, पहली होली हुई, उसमें हम भी क्या नाम है एक पार्ट थे। तो ये सुन के हमें बहुत ही अच्छा लगा और ये महसूस, इसी में तो एक गर्व महसूस हुआ। जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई उस समय भी मॉस्को में प्रोग्राम आयोजन किया गया। वहाँ पे भी जो इस्कॉन का टेम्पल है और दूसरी जगह है वहाँ पे भी लोग आए, वहाँ पे आरती हुई और इससे से फिर वहाँ पे लोगों को भोज दिया गया, प्रसादन दिया गया। तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट किए। गुड, वेरी नाइस। अच्छा, जो भारत का योग है उसका कैसा असर दिखता है वहाँ रूस में? योग का असर बहुत है। योग हो गया, आपका आयुर्वेदा हो गया। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियली करते हैं और वहाँ पे लोग जो है दिल से करते हैं। मतलब वहाँ पे जितनी आपकी संस्थाएं हैं, योग की जितनी संस्थाएं हैं, आयुर्वेदा की बहुत ज़्यादा संस्थाएं हैं, ख़ास तौर पर रशिया के अंदर। आपको मॉस्को में कम से कम 10-20 मतलब इंडियन आयुर्वेदिक सेंटर होंगे, जहाँ पे ना ही केवल मसाज जो जनरली काफ़ी लोगों को अच्छी लगती है, मसाज के जो ट्रीटमेंट होता है उसकी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उसके अलावा पंचकर्मा तक भी वहाँ कराया जाता है। क्या बात है। हाँ, पंचकर्मा, शिरोधरा, इस तरह की जितनी भी मसाज वगैरह हैं वो सब होती है और हम भी इसका फ़ायदा उठाते हैं कि इस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ होती है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार जाके इसका आनंद उठाया जाए। और दूसरा ये तो और इसमें क्या नाम है, इससे एक अच्छी चीज़ ये भी है कि जो हमारे जो नवयुवक हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जो आप बोल रहे थे कि यहाँ पे जो लोग, जो आपके प्रश्न में मैं अब आ रहा हूँ कि जो हम लोग के जो लोग हैं उनको अगर इस तरह का प्रोफेशन में जाते हैं जिसकी वहाँ पर डिमांड है, वो अच्छा है। वहाँ पे देखिए इंडियन काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं जिसका जो लोग को भी इंडियन खाना अच्छा लगता है, उसमें जाते हैं। फिर उसमें जो जैसा मैंने आपको बताया कि हर महीने वहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपका बुद्ध बाज़ार लगता है लखनऊ में, इस तरह से वहाँ बाज़ार लगते हैं, मतलब इंडियन बाज़ार। इस तरह के मतलब अलग अलग नाम से अलग अलग चीज़ें हैं, दिल्ली बाज़ार, इंडियन बाज़ार, इस तरह, जिसमें जो भी छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं अपने सामानों की वो लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं और लोकल पब्लिक आके खरीदती है। क्योंकि लोकल पब्लिक को जो है इंडियन सामान बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए इसके 2 कारण हैं। एक तो कारण ये कि आयुर्वेदा अपने आप में ही 5000 से पुराना एक इसका वो अपना इतिहास है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और लोग जो है वहाँ के काफ़ी पढ़ते हैं, मतलब
हमें तो ये है कि हमें लगता है कि भैया ये तो हमारे संस्कार में, ये हम तो पैदा ही इंडिया में हुए तो आयुर्वेदा तो हमारे खून में है करके। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ऐसा है कि ऐसा कुछ है नहीं, हमें इसका कुछ ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। वहाँ के लोगों को ज़्यादा ज्ञान है इन सब चीज़ों का, वो बड़ी अच्छी तरह से ये सब चीज़ें करते हैं। आयुर्वेदा के जो मैं बताया कि जो इस तरह की जो बाज़ारें हैं वो केवल मॉस्को में नहीं और दूसरे शहरों में भी लगती हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है जो हमारे युवा हैं, अगर वो आयुर्वेदा, योगा और इंडियन फूड के बारे में अगर मतलब इससे रिलेटेड हैं, तो उनके लिए जॉब जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कुछ ज़्यादा है। अच्छी है। हाँ, उसमें आपको लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं, क्योंकि रशिया में जो सबसे जो दिक्कत क्या है, लैंग्वेज बैरियर की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे आपका अगर जो हम लोग का अगर आप देखें यूके में देखें, कनाडा में देखें या यूएस में देखिए, तो भाषा की वजह से, क्योंकि इंग्लिश जो हम लोग का खून में है, तो इस वजह से मतलब प्रोफेशनल वहाँ पे काफ़ी है। वाइट कॉलर जॉब्स जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो यूएस यूके वगैरह में बहुत ज़्यादा है। रशिया में थोड़ा दिक्कत ये है कि वहाँ पे जो इस तरह के जो वाइट कॉलर जॉब्स उन्हीं को मिल पाती है जो लोकल लैंग्वेज बोल सकते हैं। यहाँ से पहले तो जैसा मैं भी एक स्टूडेंट के रूप में गया, इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके सामने भी एक बड़ा ही एक प्रश्न था कि मैं आगे क्या करूं, भारत आके यहाँ नौकरी शुरू करूं या फिर रूस में ही कोई अपॉर्चुनिटी देखूं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस समय ऐसा था कि जैसे भारत में काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं जो अंग्रेजी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं, जो विश्व के कई देशों में काम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के स्पेशलिस्ट नहीं हैं जो रशिया में काम कर सकें। क्योंकि उस समय तो लोग बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो जो हमारे जो बड़े लोग थे, एम्बेसी वाले भी थे, उन्होंने समझाया है कि भाई इंडिया में क्या करोगे, यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उस समय जो प्रेस्ट्रोइका हो रहा था, जो रशिया ओपन हो रही थी, रशियन इकोनॉमी, तो उन्होंने कहा आप यहीं आप अपना ट्राई कीजिए। तो मुझे लगता है कि वो एक डिसीजन जो मेरा था एक अच्छा था। तो मैं जो हूँ अभी मैं काफ़ी कंपनीज़ में काम किया, फार्मा कंपनीज़ में काम किया, अभी भी मैं फार्मा कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो मैं जो कॉस्मेटिक्स कंपनी में भी काम किया, तो अभी फार्मा और कॉस्मेटिक्स का मैं जो है काम देखता हूँ। गुड। और इस तरह से मतलब जो हम लोग के जो यूथ हैं, अगर वो किसी प्रोफेशन उसमें जाना चाहें तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करें। क्योंकि दुर्भाग्यवश वो लोग जो हैं एजेंटों के चक्कर में फंस जाते हैं। और इस कारण जो है अभी आप काफ़ी न्यूज़ में देख रहे हैं कि वो किसी चीज़ के लिए गया था, वहाँ से उसको वहाँ भेज दिया गया। इस सब में जो है दोष थोड़ा हम लोग का ज़्यादा है, क्योंकि हम थोड़ा लालच के चक्कर में। बिल्कुल। हाँ, विदेश का नाम सुनते ही दिमाग में डॉलर दौड़ने लगता है। फिर उसमें ये लगता है कि भैया मैं उससे ज़्यादा वहाँ कमा लूँगा। हाँ। और फिर जब कोई विपदा आती है, बिल्कुल, तो फिर उसमें मोदी जी याद आते हैं। बिल्कुल कि भैया हमें यहाँ से निकालो करके। तो उसमें ये है कि, लेकिन ये है कि अभी अगर आप देखें कि चलें तो जो हम लोग की जो एम्बेसीज़ हैं, जो हम लोग की जो एम्बेसी है रूस में है या दूसरे देशों में, जो पहले जो सोवियत संघ तो 15 देश से हुआ, सब विघटन हो गए, सब अलग अलग हो गए। तो जो इंडियन एम्बेसीज हैं वो काफ़ी हेल्प करती हैं। अभी जो मतलब पहले उतनी हेल्पफुल नहीं थी, अब ज़्यादा हेल्प करती हैं। और इसमें लग रहा है कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव कि जो आपके जो 26 जनवरी है, 15 अगस्त हैं, और या दूसरे कल्चर प्रोग्राम जो वहाँ जवाहरलाल नेहरू कल्चर सेंटर है, ये भी काफ़ी कल्चर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है। तो उसके तहत भी मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है अभी काफ़ी हद तक बढ़ी हैं। तो इससे जो है कि हमें भी एक कॉन्फिडेंस आता है बाहर रह के कि भैया कि हम अकेले नहीं हैं। हाँ, हमारे साथ पूरा भारतवर्ष। तो ये जो एक विश्वास और एक कॉन्फिडेंस जो अभी पहले बोलते थे ना कि भाई कि अमेरिकन पासपोर्ट की ताकत बहुत है, इस तरह की अभी जो इंडियन पासपोर्ट की ताकत भी बढ़ रही है। मतलब 2014 के बाद से ऐसा हुआ या इससे पहले भी था? 2014 से थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है। हाँ। मतलब जो एक भारत की जो इमेज है, एक खैर इंडिया में इस बात का काफ़ी बात चलता है कि भाई मोदी जी वहाँ जाते हैं, उनका विदेशों में इतना खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, सो हो रहा है। लेकिन जो हम बाहर रह रहे हैं, हमको ये लगता है कि इसकी वजह से जो बाहर रह रहे हैं उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जब मोदी जी आते हैं तो उनका एक ज़रूर एक वो रहता है, एक एजेंडा रहता है कि जो वहाँ के मूल निवासी हैं या जो आपके भारत के जो लोग हैं जो वहाँ बस गए हैं, उनसे मुलाकात हो। गुड। तो मॉस्को भी आए थे, जब भी आते हैं मिनिस्टर्स वगैरह जब भी आते हैं,
तो एक मुलाकात होती है जो इंडियन डायस्पोरा की, जो इंडियन डेलीगेशन जो भी आता है, तो उसमें मोदी जी आए थे, तो वो भी इंडियन डायस्पोरा से जरूर मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो लोकल्स होते हैं, लोकल्स इन द सेंस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव या जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं, उनके दिमाग में रहता है कि भैया कि जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है वो अपने देश के जो बाहर रह रहे हैं उनसे मिलने आता है, उनसे मिलने आता है, वो इनके बारे में इतना सुन रहा है, तो हमें भी इनकी कुछ देख रेख ठीक से करनी चाहिए। अच्छा सर, जैसे क्या होता है कि जो रशियन पब्लिक है उनके बीच में जो इंडियंस यानी भारतीयों की जो एक्सेप्टेंस है, हाँ। वो कैसी है, मतलब उसके बारे में आप मतलब कैसा वहाँ का कैसा उनका बिहेव है, इसके बारे हाँ, में? ये तो खैर बहुत अच्छा है, लेकिन उसका भी एक फेज रहा। जैसे बताया आपको कि पहले राज कपूर के जो पुराने थे, तो राज कपूर की वजह से जो ओल्ड जनरेशन थी वो काफ़ी अच्छा मानती थी। मैं आपको बता रहा हूँ सोवियत टाइम के बाद, सोवियत टाइम के वक्त के बाद, मतलब टिल 89 में सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन चालू हुआ, तो वर्ल्ड जो पॉलिटिकल ऑर्डर था वो अपने आप में थोड़ा चेंज हुआ। तो उसमें जो रशिया में थोड़ी इंस्टेबिलिटी थी, मतलब रशिया और बाकी जो देश थे उनमें भी इंस्टेबिलिटी थी, क्योंकि एक नया देश बना था। तो उस समय जो था वहाँ भी रशिया में भी वेस्टर्न कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और इंडिया भी डेवलपमेंट मोड में था, और इंडिया का भी जो झुकाव जब ये सोवियत यूनियन टूटने लगा तो धीरे धीरे वेस्ट की ओर या यूएस की ओर ज़्यादा बढ़ने लगा। तो एक पीरियड था जिसमें एक थोड़ा सा रशिया और इंडिया के बीच में जो एक मतभेद बिल्कुल नहीं थे, लेकिन जो प्रेम था वो थोड़ा कम हो गया। अच्छा, कम हो गया था। और लेकिन 2014 में मोदी जी के आने के बाद और ख़ास तौर से अब जब ये समस्या जो शुरू हुई है 22 फरवरी 2022 से, रशिया ने कभी युद्ध नहीं बोला इसको, रशिया बोलता है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। अच्छा, रशिया ने अभी तक ये युद्ध डिक्लेयर नहीं किया है, ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, ये हम लोग बोलते हैं प्रेशराइज स्ट्राइक। जो मतलब ये रसिया की नज़र में ये युद्ध नहीं है, ये रशिया के रहने कदापि युद्ध नहीं। पूरी दुनिया उसे युद्ध कह रही है। पूरी दुनिया युद्ध कह रही है, लेकिन रशिया इसको अभी तक युद्ध नहीं माना, क्योंकि जब युद्ध की जो डेफिनेशन है वो अपने आप में युद्ध दूसरे तरीके से लड़ा जाता है। मतलब हाँ भाई, तो वो चाहे जैसे करके हमारा जो सर्जिकल स्ट्राइक है ये इस तरह बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा ये खिंच गया है लंबा। उसमें रशिया का भी वेस्टर्नाइजेशन हुआ, मतलब रशिया भी वेस्टर्न कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। वेस्टर्न कल्चर से रशिया गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस हुई और रशियन पॉपुलेशन भी इन्फ्लुएंस हुई। तो धीरे धीरे जो उनका पहला झुकाव भारत की तरफ था या जो एशियन कंट्रीज की तरफ था, वो थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज के ज़्यादा हो गया। हाँ। अब 2022 में जब रशिया को झटका लगा, जब उसको ये लगा कि यार मैं इन सबको अपना दोस्त समझता था, लेकिन ये मेरे तो दोस्त हैं नहीं, तो धीरे धीरे फिर गवर्नमेंट का जो झुकाव है वो इंडिया के प्रति ज़्यादा बड़ा, इस तरह से चाइना के प्रति ज़्यादा पड़ा, जो आप देख ही रहे हैं, न्यूज़ सुनते ही हैं। बिल्कुल। तो उसमें उसके बाद काफ़ी बदलाव आया, लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि जैसे जो अपॉर्चुनिटी है इंडियन कंपनीज के लिए, इंडियंस के लिए, वो हम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। सुनने में बहुत आता है, लेकिन एक्चुअली कुछ हो नहीं पाता है या हो नहीं पा रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो उतना हो नहीं पाता है, क्योंकि क्या है कि जितने भी इंडियन कंपनीज़ वगैरह हैं, सब लोग जो हैं एक्सपोर्ट में जो कंपनीज होती हैं वो एक देश से नहीं, मतलब पूरे विश्व से काम करती हैं। बिल्कुल। तो जो विश्व से काम करती हैं तो वेस्टर्न कंट्री के साथ भी काम करती है और यूएस के साथ भी काम करती है, और जो हम लोग का जो व्यापार है जो वो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा है। बिल्कुल। तो इस वजह से ये लगता है कि जहाँ पर सैंक्शंस लगने की बात आती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सैंक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पर थोड़ा भारत जो है पीछे हट जाता है। भारत केवल उन्हीं चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है जहां उसको लगता है कि उसका फ़ायदा है। इससे दोनों कंट्रीज़ का फ़ायदा है। बिल्कुल। मतलब रशिया का फ़ायदा है, भारत का ही फ़ायदा है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो रूस से तेल का निर्यात नहीं करती हैं, लेकिन वो भारत से रूस का तेल ही भारत से लेते हैं। बिल्कुल। इससे भारत को ही फ़ायदा हो रहा है मीडिएटर के तौर पर। यस। गुड सर, मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपना इतना कीमती समय दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ आप बार बार भारत आएंगे, और यहाँ से जा करके उन जो आपके नेबर हैं, जो रशियंस हैं, उनको आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, और उम्मीद करता हूँ जो आप नेक्स्ट बार आएंगे तो किसी ऐसे मतलब अपने नेबर को लेकर के आएंगे जो रशियन हो, और आकर के यहाँ के कल्चर के बारे में उन्हें ज़रूर आप बताएंगे। ज़रूर। ये तो हम लोग की
हमेशा ही कोशिश रहती है। अब जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा जोर से कोशिश करेंगे। बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा जो है मैं भी भारत की जनता को ये बोलना चाहूँगा कि आप भी रूस आइए, रूस देखिए। आप जो प्रेम जो रूस की जो जनता आपसे करती है उसको महसूस कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल तो आपको लगेगा कि रूस जो है बहुत विकसित देश है। बिल्कुल 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 तब आपको रूस की जो है महत्वता तब ज़्यादा समझ में आएगी। बिल्कुल क्योंकि देखिए रशियन जो हैं काफ़ी यहाँ आते हैं, वृंदावन में इतने आते हैं कि बहुत वहाँ भक्त लोग हैं। मतलब कभी कभी तो बर्फ़ में वो खड़े रहते हैं और बिल्कुल वो ढोल बजाते हैं, बिल्कुल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हाँ, हाँ। इसका वो करते रहते हैं। इसके बाद ब्रह्म कुमारी वाले भी हैं, मतलब बहुत मेडिटेशन सेंटर्स भी हैं जहाँ पे मतलब जो भारत के लोग जो हैं वो अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से रशिया के एम्बेसी में भी क्या नाम है उनके ऑर्थोडॉक्स चर्च है, तो वहाँ पे वो लोग भी अपने मतलब जो लोग हैं या जो आना चाहे इसको करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतवासियों को भी थोड़ा रशिया आना चाहिए और रशिया का आनंद उठाना चाहिए। रशिया में दो चीज़ें हैं कि आपको समर में एक दूसरा रशिया लगेगा, हाँ। विंटर में बिल्कुल दूसरा रशिया लगेगा। बिल्कुल। तो आप जो है मतलब दोनों तरह के रशिया में आके दोनों चीज़ों का आनंद उठाइए। अभी तो वीज़ा का जो पहले दिक्कत हुआ करती थी वो भी काफ़ी मतलब जो जब से हम लोग की गवर्नमेंट जो है ई गवर्नेंस में आई है तो वीज़ा भी बड़ी इजीली मिल जाता है। अभी वहाँ जो रशियंस हैं उनको इंडियन वीज़ा इजीली मिल जाता है। इस तरह से जो इंडियंस हैं उनको रशियन वीज़ा भी काफ़ी अच्छी तरह से मिल जाता है। विजिटिंग वीज़ा जैसे। हाँ, विजिटर्स वीज़ा का उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कि मतलब जो दोनों गवर्नमेंट जो है बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। और जो पहले जो पहले इंदिरा गांधी जी के टाइम में था, इंदिरा गांधी जी ब्रेजनेव की अच्छी दोस्ती थी, आज जो है मोदी जी और पुतिन जी की बहुत अच्छी दोस्ती है। और वो दो एक जो विश्व में एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इससे जो है एक नया पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है जिसमें जो है रूस जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और हमें ये उम्मीद है कि जो हमारी मैत्री हमेशा बनी रहे और एक जो है दोनों सरकार के बीच में नहीं और जो जनता के बीच में वो भी प्रेम बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आपने बहुत इतना बहुत समय धन्यवाद जी हाँ कि आपने हमें बुलाया और एक अवसर दिया थोड़ा रूस के बारे में बोलने का। जो लोगों की नज़र में तरह तरह की इसकी भावनाएं बनी थी, लेकिन आज डिक्लेयर हो गया। तो दोस्तों हमारे साथ सर थे जिन्होंने अपने पूरे रूस के बारे में आपको बताया है। जाने से पहले अगर आप ये पूरी वीडियो आपने देख ली है तो जाहिर सी बात है आप रूस को बहुत अच्छे से जानेंगे। और हाँ, जाते जाते वीडियो में लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।